बाद अब सारी निगाहें हैं कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एक बार फिर से 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोबारा सत्ता में वापसी, और उनके मंत्रिमंडल में चेहरे कौन से होंगे। क्या कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है और जो गांडे से विधायिका भी हैं और एक जबरदस्त जीत का उपहार अपने पति हेमंत सोरेन को दिया है, क्या वो मंत्री बनेंगी? कांग्रेस से कौन मंत्री बनेगा? सीपीआई एमएल से कौन मंत्री बनेगा? राजद से कौन मंत्री बनेगा? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल सिंह डाल्टनगंज झारखंड से, और अमित कुमार जो कि शुरू से ही पैनी निगाह बना करके रखे हुए हैं झारखंड की राजनीति पर। प्रफुल्ल जी, आपको क्या मालूम चल पा रहा है झारखंड में नया मंत्री परिषद का क्या रूप और चेहरा होगा? जी नमस्कार। देखिए, जब अब हेमंत सोरेन की जीत बहुत बड़ी जीत है झारखंड के लिए, और दोबारा सत्ता में आए हैं और पहले से कहीं बड़ी मेजोरिटी लेकर आए हैं। तो जैसा एक बार मैं बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 16 जीती हैं, आरजेडी ने 4 सीटें जीती हैं, सीपीआई एमएल ने 2 सीटें जीती हैं। तो पूरे अलायंस की बात करें तो इन्होंने 56 सीटों पर विजयी पताका लहराया है। मंत्रिमंडल की बात करें तो देखिए, एक फॉर्मूला तय किया गया है लाइज के बीच में कि 5 पे 1 मंत्री। तो मोटा मोटी आप देख लीजिए, एक अनुमान हम लोग लगाए तो 7 मंत्रिमंडल का सीट आपको जेएमएम को मिलने वाला है, 4 कांग्रेस को मिलेगा, 1 आरजेडी को मिलने वाला है। इसमें जो नाम चल रहे हैं प्रमुखता से, जेएमएम के पास सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि वो जैसे झारखंड 5 प्रमंडल में बटा हुआ है, तो 500 प्रमंडल को प्रतिनिधित्व देना है। अगर जेएमएम से मंत्रियों की बात करें तो सीनियर लीडर अगर हम बात करें तो मथुरा महतो का नाम काफी प्रोमिनेंटली चल रहा है मंत्रिमंडल में, क्योंकि वो महतो है, कुर्मी ये वोटरों ने जेएमएम का साथ दिया है। और जो इसे उनसे पहले जो मंत्रिमंडल में जगह बनाते थे वो जगन्नाथ महतो थे। उनके मृत्यु के बाद उनकी वाइफ बेबी देवी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, लेकिन वो चुनाव हार गई। तो मथुरा महतो बहुत ही प्रोमिनेंट चेहरा बनकर उभरे हैं मंत्रिमंडल में जगह बनाने के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो अगर जेएमएम अपने प्रमंडल को साधने की कोशिश करेगा तो इसमें वरिष्ठ उनके जो लीडर्स हैं, जैसे रामदास सोरेन और दीपक बरुआ का नाम चल रहा है कोल्हान से। अगर हम बात करें पलामू प्रमंडल से तो यहाँ पे जेएमएम के अनंत प्रताप देव का नाम चल रहा है। अगर हम बात करें ये आपको संथाल से, तो संथाल से कई चेहरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मांग हो रही है संथाल से रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वो है कल्पना सोरेन की मांग हो रही है। अब देखना है कि हेमंत सोरेन किस तरह से इस कार्यकर्ताओं की मांग को रखते हैं। दूसरा बड़ा चेहरा संथाल से उनके अपने छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, वो भी पहले मंत्री रह चुके हैं, उनका भी नाम लोग प्रमुखता से ले रहे हैं। तीसरा बड़ा चेहरा अभी भाजपा छोड़कर आई, भाजपा की उपाध्यक्ष रही लुईस मरांडी है, जो संथाल से जीती हैं। तो उनका भी नाम किसी न किसी रूप से लिया जा रहा है कि अगर कल्पना सोरेन या बसंत सोरेन को जगह नहीं मिलती है तो लुईस मरांडी हो सकता है चेहरा हो। इसके अलावा बहुत ही वरिष्ठ जेएमएम के विधायक स्टीफन मरांडी फिर से एक बार चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा पहुंचे हैं। तो स्टीफन मरांडी को पार्टी किस तरह से किस पद पर रखती है, ये भी देखने वाली बात होती है। फिर हम देवघर या नॉर्थ छोटा नागपुर की बात करें तो वहां से देखिए, अल्पसंख्यक चेहरों में से मुझे जहां तक लगता है कि हफीजुल अंसारी को फिर एक बार फिर से मंत्री बनाया जाएगा, जो कि देवघर जिले के मधुपुर सीट से जीतकर आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोग, जैसे 4 मंत्री चुनाव हार चुके हैं जेएमएम के, इस बार देखना है कि कौन से नए चेहरे की एंट्री होती है। ये प्रोमिनेंट नाम है जो चल रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से प्रोमिनेंट का नाम चल रहा है पलामू प्रमंडल से, और दलित चेहरा कांग्रेस का राधा किशोर का, वो 6ठी बार विधायक बनकर सदन में पहुंचे हैं। इसके अलावा नाम चल रहा है, अगर हम कोयलांचल की बात करें तो वहां से नाम चल रहा है ये श्वेता सिंह या कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह का नाम चल रहा है।
अगर हम बात कर रहे हैं फिर देवघर वाले संथाल इलाके से बात करें, तो वहां से दो नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है जो मंत्रिमंडल में आ सकती हैं। वो है निशात आलम या इरफान अंसारी। निशात आलम बहुत सबसे बड़े मार्जिन से पार्टी से जीत कर आई है पूरे झारखंड में, और कांग्रेस के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जो कि अभी जेल में बंद है, उनकी धर्म पत्नी है, उनका नाम चल रहा है। और अल्पसंख्यक कोटे से ही एक और नाम चल रहा है इरफान अंसारी का। अब देखना है दोनों में से पार्टी किसको मंत्री पद से नवाजती है। जैसा कि अगर हम कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस के 4 में से 3 मंत्री संथाल वाले रीजन से आते थे। तो अब देखना है कि कांग्रेस किस तरह से इनको बैलेंस करती है। दीपिका पांडे सिंह भी मंत्री हैं, और अब देखना यह है कि इन तीनों में से किसको इस बार मौका दिया जाता है, किस कांग्रेस की ओर से किस किस प्रमंडल को नेतृत्व दिया जाता है, ये देखने के लिए बड़े ही दिलचस्प बात होगी। अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से संजय प्रसाद सिंह यादव जीते हैं गोड्डा से, और संजय कुमार सिंह यादव उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जीते हैं हुसैनाबाद। अब इन दोनों में से किसको पार्टी मौका देती है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ इस दिनों में हमें मालूम चल जाएगा कि हेमंत सोरेन के मंत्रिपरिषद में किन को जगह मिलती है। परिवार से प्रफुल्ल जी ने बताया कि बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन की दावेदारी बड़ी मजबूत है। स्टीफन मरांडी, लुइस मरांडी का भी नाम काफी आगे है। अमित जी, आपको शायद काफी अंदर की जानकारी प्राप्त है कि किन किन चेहरों को जगह मिल सकती है। तो क्या जानकारी मिल पा रही है अमित जी आपको अगले मंत्रिपरिषद में बनने वाले चेहरों के बारे में? नहीं प्रफुल्ल जी, जिन नामों का प्रफुल्ल जी चर्चा कर रहे थे मैं सहमत हूं, सब मजबूत दावेदार हैं। लेकिन इसमें एक है कि एक कम्युनिस्ट से भी बनेगा। उनका 4 अलाइज है, एक आरजेडी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस और जेएमएम। तो ऐसी सूचना आ रही है कि शायद कम्युनिस्ट से भी आरूप चटर्जी मंत्रिमंडल के रेस में आगे चल रहे हैं। और आरजेडी से एक नाम मैं और जोड़ूंगा जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि सुरेश पासवान देवघर सीट से जीतकर आए हैं, तो वो एससी कोटा से शायद आरजेडी के तरफ से वो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं मंत्रिमंडल में। लेकिन इतना तो तय है कि मंत्रिमंडल में हर तरफ से हर एंगल से एक बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। जैसा प्रफुल्ल जी बता रहे थे कि 5 प्रमंडल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, महिला कोटे से भी किसी को मंत्री बनना चाहिए, मुसलमानों में भी कोई ना कोई एक मंत्री बनेगा, क्रिश्चियंस में भी कोई एक मंत्री बनेगा, तो हरिजन एससी से भी मंत्री बनेगा। और हेमंत सोरेन खुद तो एसटी है ही। एसटी का तो चूंकि झारखंड एसटी की संख्या वहां ज्यादा है और वो राज्य एसटी राज्य माना जाता है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत लाजमी है। और चूंकि हेमंत सोरेन के पास जैसा मैंडेट है, तो उनके पास बहुत फ्री हैंड भी होगा, उन पर दबाव की राजनीति नहीं चल पाएगी। और तो ये उनको सोचना है, वो भविष्य को अपना देखते हुए किस तरह से रिप्रेजेंटेशन वितरण करते हैं। एक और नाम जो शायद छूट गया, रामेश्वर उरांव, जो अभी वर्तमान मंत्री भी हैं और पूर्व आईपीएस रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, तो उनका भी नाम प्रमुखता से मंत्रिमंडल की लिस्ट में है। वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और अभी भी मंत्री हैं। तो अब तो वक्त आ गया है। जी, हम आएंगे 28 नवंबर को मंत्रिमंडल का 28 नवंबर को मंत्रिमंडल की शपथ ली जाएगी। प्रफुल्ल जी, 81 विधानसभा सदस्यों का विधानसभा है झारखंड, और हम जानते हैं कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे में आंकड़ा जो है लगभग 10 मंत्रियों का ही बनता है। तो 10 मंत्री ही बना सकते हैं हेमंत सोरेन, 12 बना सकते हैं। जी, इसमें इस बात की स्पष्टता कर दें आप दोनों। 12 बना सकते हैं। तो 12 में से एक तो मुख्यमंत्री खुद ही हो गए, और साथ में इनके 3 सहयोगी पार्टियां भी हैं, उन सबों को भी इसमें जगह देना है, और साथ ही साथ जाति और समुदाय का भी एक बैलेंस बनाना है, और जितने भी सभी प्रमंडल हैं, जितने भी रीजन्स हैं, उनकी भी रिप्रेजेंटेशंस देनी है। तो बहुत बड़ी चुनौती बन के आ रही है प्रफुल्ल जी हेमंत सोरेन के लिए। जी देखिए, चुनौती है, इसको मैं कहूंगा कि उनके लिए एक बहुत ही सुखद चुनौती है, क्योंकि दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं, जनता का भरोसा जीता है, और ये कहें कि जनता का अपार जन समर्थन उनको मिला है। 56 सीटें जीत कर आना, इन्होंने
शिबू सोरेन के पुत्र हैं, शिबू सोरेन की राजनीति पर अपनी राजनीति जमीन को इन्होंने खड़ा किया है और जितनी बड़ी जीत लेकर आए हैं आज तक जेएमएम 34 सीट कभी नहीं जीत पाई थी। जेएमएम अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो 15, 17, 18, 19 इस तरह से सीटें बढ़ती गई जेएमएम की, 30 हुई, लेकिन अब ये 34 जीत कर आए और कहीं ना कहीं जेएमएम का जो आधार वोट है उसी पर उनके सहयोगी दल आरजेडी और कांग्रेस भी अपनी अपनी सीटें जीत कर आए। तो एक सुखद चैलेंज इसको कहा जाएगा। ये कहेंगे कि भाई जो कहते हैं कि इनके पास चॉइस बहुत है, अब मुख्यमंत्री का अपना अधिकार होता है कि किसको वो मंत्रिमंडल में जगह देते हैं, किसको नहीं देते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री मिलाकर टोटल 13 जने मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। तो 12 मंत्री कौन कौन होंगे, हमने प्रमुख नामों की चर्चा की। रामेश्वर उरांव जी का नाम छूट गया था, वो भी बहुत ही प्रमुख और प्रबल दावेदार है मंत्रिमंडल के लिए। तो अब देखना है कि हेमंत सोरेन किस किस को रिप्रेजेंटेशन देते हैं और 28 को शपथ ग्रहण लेंगे, उसके बाद ही अपने अधिकार का किस तरह से प्रयोग करते हैं, किसको मंत्रिमंडल में एंट्री मिलती है, किसको नहीं मिलती है, देखने वाली बात। बिल्कुल अमित जी, जितने भी नाम प्रफुल्ल जी और आपने बताए हैं वो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय या कुर्मी यादव जो ओबीसी समुदाय हैं उनसे आते हैं या माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। क्या उच्च जाति के कोई भी नेता इनके मंत्रिपरिषद में जगह बनाने के लिए लायक नहीं है? नहीं, जो प्रफुल्ल जी ने नाम लिया था अनंत प्रताप देव, अनंत प्रताप देव का नाम चर्चा में है। और दूसरा सारथ से एमएलए हैं उदय शंकर सिंह चुन्ना सिंह, उनका भी नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में चर्चा में है। तो ऐसा नहीं होगा, पहले भी मिथिलेश ठाकुर थे एक उच्च जाति से, तो एक ना एक रिप्रेजेंटेशन 100% होगा। तो सभी जाति समुदाय का जी प्रफुल्ल जी बताएं। दीपिका पांडे जी मंत्रिमंडल में थी। जैसे मैंने और भी नाम लिया कि अगर कोयलांचल को रिप्रेजेंटेशन देता है कांग्रेस पार्टी तो वहां से श्वेता सिंह या कुमार जयमंगल बन सकते हैं। ये दोनों ही स्वर्ण जाति के हैं और ये प्रबल उम्मीदवार है वहां से मंत्रिमंडल में जगह बनाने के लिए। एक चलते चलते हमें आप दोनों ये भी बताएं कि मुस्लिम जो आबादी है वोट बेस है करीबन 15% के आसपास झारखंड में है और ऐसा लगता है कि ये वोट बेस एक तरफा हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस के पीछे वोट पड़ा है। जिस तरह से बीजेपी ने अपना जोरदार बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला एक इलेक्शन प्लान उठाया था, उसके खिलाफ जो गोलबंदी हुई है मुस्लिम समुदाय के वोट का वो उल्टा पड़ा बीजेपी को। तो क्या मुस्लिम समुदाय से ज्यादा चेहरे आ सकते हैं मंत्रिपरिषद में? कि अगर हम पिछली मंत्रिमंडल की भी बात करें तो आलमगीर आलम कांग्रेस से थे, ये मुस्लिम समुदाय से। हाफिजुल हसन थे, पहले उनके पिताजी मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद हाफिजुल अंसारी को ये जेएमएम के तरफ से अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए हेमंत सोरेन ने चुना। बांग्लादेशी झारखंड में बस रहे हैं, बांग्लादेशी डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं। इस चीज को भाजपा के स्टार प्रचारक हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया यहाँ पर। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, जब मैं ट्राइबल इलाके में घूम रहा था चुनाव के दौरान और ट्राइबल यूथ से बात होती थी और बात होती थी कि भाई रोटी बेटी का बात है आप लोग शादी पे, तो वो बोलते थे कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, छिटफुट घटनाएं कहीं कहीं होती है, पहली चीज। दूसरा चीज वो ये बोलते थे कि झारखंड का क्या किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है? झारखंड का सीमा बांग्लादेश के साथ है? नहीं। तो क्या इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की पुलिस के ऊपर होगी, झारखंड पुलिस, या हेमंत सोरेन एज सीएम के ऊपर है कि बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं? बांग्लादेश से बॉर्डर जहां भी लग रहा है, बंगाल का लग रहा है, उस बॉर्डर को मैन करने का काम किसका है? तो बीएसएफ का है, आर्मी का है। तो ये दोनों संस्थाएं केंद्रीय एजेंसियां किसके मातहत हैं? भाजपा के केंद्रीय सरकार के मातहत हैं। तो देखिए ये ट्राइबल यूथ जो 20 या 21 साल का है उसके मन में ये चीज पूरी अच्छी तरह से क्लियर था कि भाई ये जबरदस्ती का एक मुद्दा बनाया गया है और जबरदस्ती से मुद्दा बनाने के चलते क्या हुआ कि मुस्लिम समुदाय एक तरफ होकर उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस के पक्ष में बहुत ही अपार, मतलब जो कहते हैं बहुत ही एग्रेसिव वोटिंग की। अगर आप नॉर्मल देखेंगे कि अगर किसी विधानसभा सीट पर 70% मतदान हुआ है, तो अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय वाली सीटों पे जाएंगे
तो वहां 85 to 90% वोटिंग हुआ है। ये पूरे झारखंड में ये चीज देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये आपको नैरेटिव नहीं चल पाया कि बांग्लादेशी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। तो इस चीज को कहीं ना कहीं बीजेपी के जो भी थिंक टैंक मेंबर्स हैं उनको समझना होगा, उनको सोचना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए फूड फॉर थॉट काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने झारखंड में चुनाव हारा है उसमें सबक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा है। जिस तरह से पैराशूट कैंपेनिंग झारखंड में करी गई और ऐसे मुद्दे उठाए गए जिसका ट्रैक्शन लोगों के साथ हो नहीं पाया, और उन कारणों से बीजेपी वहां पर चुनाव हार गई। लेकिन अभी निगाहें हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की है। 28 नवंबर को हम जानेंगे किन चेहरों को अपने साथ वो जगह देते हैं, क्योंकि उम्मीदें उनसे काफी ज्यादा बढ़ेंगी। 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है उनसे। प्रफुल्ल जी, अमित जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए विषय के साथ आपसे दोबारा जुड़ेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो हम बुनियादी और जमीनी हकीकत को सामने लेकर के आ रहे हैं उसे और करने में हम सफल हो। धन्यवाद। धन्यवाद।